जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ओके आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड ऑर्डर को कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो टाइप्स ऑफ जो ऑर्डर चल रहे होते हैं उसमें यूनिपोलर है, बाइपोलर है या मल्टीपोलर है। ये हमने डिस्कस किया। पहले तो हमने इसके थोड़े मीनिंग देखा, इसका मीनिंग क्या होता है। फिर बैकग्राउंड देखा कि ऐसे जो यूके वर्ल्ड ऑर्डर था, जो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की बेसिस पे अप्रोचेस थी, वो कैसे खत्म होते हैं। लिबरलिज्म की अप्रोच जो यूएस फ्लैग वर्ल्ड ऑर्डर है, लिबरल डेमोक्रेसी वाला, उसको कैसे ये लेकर आगे कंटिन्यू करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को। फिर हमने इसके इंग्रेडिएंट्स देखे, 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 5। तो वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस टाइम कौन सा जो सिस्टम है वो चल रहा है। पहला था पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें बताते हैं कि सिंगल पावर रूल कर रही है या डबल पावर रूल कर रही है, मोर देन 2 पावर्स जो है वहाँ पर रूल करती हैं। सेकंड है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह का, कि उनकी कितनी डोमिनेंस है। जिस ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ 1945 में, उसके बाद ये जो है वजूद में आती है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह। ठीक है। फिर ग्लोबल गवर्नेंस हमने देखा कि कैसे जो यूएनओ है वो एक जो जो बिग कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे पीसफुली रिजोल्व करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई पेंडेमिक आ जाता है या डिजास्टर आ जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज जो जो इस टाइम पूरी दुनिया में एक दर्द सर बन चुका है, उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। फिर पेंडेमिक को हमने देखा, जिस तरह स्पेनिश फ्लू 1920s में आया, फिर उसके 1919 में, फिर 2019 में कोविड 19 आ गया। तो ये तकरीबन हर सेंचुरी में एक वायरस जरूर आता है, तो उसमें भी हमने इन चीज़ों को देखा। फिर नॉर्म्स या रूल्स हमने देखे कि क्या क्या ऐसे रूल्स हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने जो कंट्रीज के साथ रिलेशन है या पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है वो किस बेसिस पे हमने रखनी होती है। फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में देखा कि सिस्टम कौन सा जो है सिस्टम चल रहा है, इकोनॉमिकल प्रोटेक्शनिज्म है या लिबरलिज्म है। तो हमने देखते हैं कि हर कोई कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। फिर है जी, हमने देखा कि पैराडाइम शिफ्ट वगैरह में 3 प्रिंसिपल होते हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है। पहला पूरा कंफ्लिक्ट होता है सिस्टम वाइड का, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हमने देखा। फिर टोटल वार हमने देखी कि टोटल वार वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस एंड सोशल, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा। फिर थर्ड है इसके पीसफुल वे, जो हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा कि ट्रांजिशन ऑफ पावर होते हैं, बड़ा स्मूथली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है यूएसए। ठीक है। फिर नीचे हेजमोनिक देखा हमने कि हेजमोनिक का सर्कल क्या होता है, कि जो जीतता है वो विनर बन जाता है, वो अपने रूल्स बनाता है, वो कमजोर पड़ जाता है, उसको चैलेंजर आ जाते हैं, वो डिफीट कर जाता है। इस तरह न्यू जो है हेजमोन आ जाते हैं। तो ये थोड़ा हमने इसको डिस्कस किया था हमने। फिर बेसिक इंग्रेडिएंट ये तो हमने कर लिया। फिर देखा कि हिस्ट्री ऑफ हेजमोनिक वॉरफेयर के कैसे जो पावर ट्रांजिशंस होती हैं, एथेंस स्पार्टा की हमने वार देखी, प्यूनिक वार देखी, रोमन और कार्थेज की। फिर 30 ईयर वार्स देखी हमने, वार ऑफ रेवोल्यूशन देखी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिस पे था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हमने देखे। फिर अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर हमने देखा ये बेसिकली किस चीज़ों पर जो है डिसाइड ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। पहला था कि एक इसका जो रूल बेस्ड होने चाहिए, वो कैसे कैसे होना चाहिए कि एक तो कैपिटलिज्म को अप्रोच करते हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है कि फ्री मार्केट होगी, बॉर्डरलेस इकोनॉमी होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, नॉन टैरिफ होंगे, स्टेट टू स्टेट जो है इकोनॉमिक इंटरेक्शन होगी, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट वगैरह होगी। ये चीज़ें जो है कैपिटलिस्ट मार्केट में आते हैं। सेकेंड है कि स्ट्रॉन्ग अलाइंसेस होंगे, कि जिस तरह ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह बने, तो इनका भी हमने देखा कि इनका भी रोल जो है इम्पोर्टेंट है। फिर मल्टीलेटरल हमने कोऑपरेशंस वगैरह मिली, जिसमें ये स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेड ट्रीटी थी जो यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान साइन की गई थी, ताकि इन चीज़ों को हम रिजोल्व कर सकें। फिर उसके बाद हमने जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को भी बनते देखा, सार्क, एससीओ, आसियान, यूरोपीय यूनियन, इस तरह ओआईसी वगैरह। तो इनका भी रोल हमने देखा कि ये भी चलिए, इस तरह सीटों सेंटर भी बनाई गई थी। फिर जो फोर्थ है जी, वो है स्प्रेड ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इन चीज़ों की बात करते हैं। फिर देखा कि यूएस कैसे चेंज कर रहा है, मीडिया का रोल देखा, इकोनॉमी देखी, पब्लिक ओपिनियन वगैरह हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी। फिर अब यूएसए स्ट्रेटजीज क्या है कर्टेल करने की, अब हम इस पे जरा फोकस करते हैं। ये कल हमें नहीं था पड़ा।
पहली चीज़ है कि अब यूएसए को जब ये चीज़ें पता लग गई कि अब ये चाइना का जो है रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो उन सब ने फिर यूएसओ को ये जरूरत पड़ गई कि अपनी पावर को अटेन एंड मेंटेन रखने के लिए अब वो जो चैलेंजेस, जो न्यू चैलेंजर आ गया है, उभरती हुई ताकत आ गया है, उसको उसने रोकना है, ताकि उसका जो एक पूरे ग्लोबल लेवल पर इमेज है वो सेम रह सके। इसीलिए चाइना, जो अमेरिका है, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट मेथड्स अडोप्ट कर रहा है ताकि किसी तरीके से चाइना को कर्टेल किया जा सके। इसके जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो चार हैं। पहला प्रिंसिपल है उसका जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल में आता है कि मैंने आपसे कहा था कि आप सबने आसियान का वो मैप इसलिए बनाना है ताकि आपको पता लगे कि जो चाइना की जियोग्राफी है ये बेसिकली कहाँ पर स्टैंड कर रही है, कि उसकी जो लोकेशन है वो वहाँ पर उसके नेबरिंग स्टेट्स वहाँ पर टसल क्या है। ठीक है। तो जियोग्राफिकली जो चाइना को जो यूएसए की स्ट्रेटजी है काउंटर करने की, उसमें ये है कि जितनी उसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, जिसमें जापान, वियतनाम, ये और फिलीपाइंस वगैरह, कंबोडिया, रूस, इन सब कंट्रीज को वो स्ट्रेंथन कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग मिलिट्री, फाइनेंशियल एंड डिफरेंट सोर्सेज वगैरह, ताकि वो जो कंट्रीज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड अगर कभी भी हो जाएगा तो वो उसका मुकाबला कर सकें चाइना का। और यहाँ पर एक उसका कॉन्फ्लिक्ट था चाइना का उसके वियतनाम के साथ साउथ चाइना सी का। अब वो जो साउथ चाइना सी था तो उसको बाय द फोर्स या बाय द फेवर ऑफ यूएसए उन्होंने क्या किया, वियतनाम वालों ने केस कर दिया आईसीजे में, और फाइनली वो केस वगैरह हार गई चाइना, और उन्होंने कहा था कि ठीक है, जो ये सी है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो दैट वाज द बिगेस्ट डिफीट एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना। तो उसमें ये चीज़ें हमने देखी। फिर है जापान को वो कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जापान को फोर्सेस वगैरह, मिलिट्री एड्स वगैरह, फाइनेंशियली, और उसका जापान का अपना भी एक स्टेटस है वहाँ पर, जियोग्राफिकली मजबूत है इकोनॉमिक टर्म्स में भी। तो जापान के साथ भी जो अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका अलायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया में हमने देखा कि इंडिया को कैसे कर रहे हैं, तो ये इंडिया के बेसिकली ये दो एग्रीमेंट्स हैं, कॉम कासा एंड बीका। ठीक है, इसमें लिमोवा भी है, लिमोवा। ठीक है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमोवा। ठीक है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन ऑफ एग्रीमेंट। कॉम कोसा ये बेसिकली कम्युनिकेशन वाला है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट्स उसने इंडिया के साथ किए हैं यूएसए ने, ताकि उसको भी किया जा सके, काउंटर किया जा सके चाइना को। फिर है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसने एग्रीमेंट किए हैं वो है ओकस, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस ओकस, जिसमें उसने उनको न्यूक्लियर सबमरीन्स देगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स देगा, कैपेबिलिटीज उनकी बढ़ा देगा 900 किलोमीटर की रेंज में। उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह जब प्रोवाइड किए जाएंगे तो डेफिनेटली उनका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि किसी भी तरीके से हम चाइना को कर्टेल कर सकें। ठीक है, फिर मिलिट्री वाइज ये चीजें आपके सामने आ जाती हैं। आइडियालॉजिकली देखते हैं तो फिर आपको पता है कि वो हांगकांग को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, जो गौर के मुसलमानों को लेकर बहुत ज्यादा कैंडिडेटली स्पोक करता है ये अमेरिका, कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। दर हकीकत मैंने आपको बताया था कि पब्लिक ओपिनियन चेंज हो गई है, वो ये कहते हैं कि जो वायलेशन हांगकांग में हो रही है, सेम वायलेशन इज हैपनिंग इन India in illegal occupied Jammu and Kashmir, but America is silent on that scenario. And why he is speaking, it is speaking in case of Hong Kong, that is due to its personal interest. तो ये चीजें हैं कि अब ये भी चेंज होती जा रही है, इन सब की चीजें वगैरह। और फिर हमने देखा कि वो लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं अमेरिका, कि लिबरल डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, वोटिंग राइट्स की बात होती है, पावर ट्रांजिशन की बात होती है। तो इन सब चीज़ों को जब वो देखते हैं तो वो आइडिया करते हैं कि ठीक है, ये एक आइडियोलॉजिकली भी जीत रहा है अमेरिका चाइना को, या कर्टेल कर रहा है चाइना के बेसिक प्रिंसिपल्स को। और वो उसको कंसीडर करता है कि चाइना जो है ये बेसिकली वायलेटर है ह्यूमन राइट्स का। दैट इज द बिगेस्ट, किसी चीज पे आप लगाते हो टैग कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। फिर इकोनॉमिकली हम देखते हैं तो D3W जैसे प्रोजेक्ट जो G7 समिट में हुआ था, G20 में, तो ये चीजें लेकर आए रहे हैं G7 में, यस G7 में हुआ था ये,
कि ये लेकर आएंगे। फिर ओपन इंडो पैसिफिक है, आरसेप है, सीपीटी है, ये सारी चीजें हैं, ट्रांजिशन अगेंस्ट सिनो, ये वही चीजें हैं कि जो बेसिकली उनके एक इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से हम चाइना को इकोनॉमिकली, आइडियोलॉजिकली, मिलिट्री वाइज, जियोग्राफिकली इसको इतना कमजोर कर दें कि ये अपने रीजन में ही इतना ज्यादा उसमें डिस्टरबेंस में या क्योस में, अनार्की में इंडल्ज रहे। और ये फिर जो सुपर पावर बनने की एक कैपेबिलिटी होती है, जो लीड करता है पूरी दुनिया को, वो वहां पर उसका वहां तक ना पहुंच सके। तो इसलिए उसने फिर अमेरिका ने ये स्ट्रेटजी, इसको कहते हैं ऑफशोर स्ट्रेटजी, दिस इज ऑफशोर पॉलिसी होती है कि वाइल आप अपने उस रीजन से तो अवे होते हैं, बाहर होते हैं, लेकिन आप अपने स्टेक जो है वहां पर बैठा देते हैं, आप अपने अलायंस वहां पर बिल्डअप कर देते हैं, ताकि उन कंट्रीज जो आपके हिट लिस्ट पे हैं उनको किसी तरीके से आप सबोताज कर सकें। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय यूएसए टू कर्टेल चाइना। ठीक है। इन्हें जी चाइना की स्ट्रेटजी क्या है? चाइना ने तो वो सारी चीजें देख ली हैं कि ऑकस भी बंदा देख लिया, क्वाड भी बंदा देख लिया, मिलिट्री पैक्ट भी बंदे देख लिया, लद्दाख रीजन में भी हमने वो डिस्टरबेंस देख ली। फिर उसके बाद जो मेन चीज थी कि जो साउथ चाइना सी वाला था वो भी हमने बंदा देख लिया। फिर हमने जो टैग था हांगकांग पे कि वहाँ पर वायलेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, वो भी किसी तरीके से वो कामयाब हो तो गया है अमेरिका का दुनिया को बताने के लिए। लेकिन अब इन सारे सिनेरियो में चाइना की क्या स्ट्रेटेजी है उसको वर्ड करने के लिए, जो ब्लेम गेम वो यूज करता है अमेरिका। पहली चीज ये है कि चाइना ने स्टार्ट कर दिया कि आप जो इंटरनेशनल मार्केट्स है ना, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, या इंटरनेशनल डोनर्स वगैरह हैं, वहां पर उसने अपना रोल बड़ा इंपॉर्टेंट कर दिया। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इस टाइम बढ़ चुका है, और इसमें उसमें अमेरिका ने कहा था कि हम जो वहाँ पर देते हैं फाइनेंशियल एड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हम वो नहीं आप देंगे। चाइना ने कहा था अगर ये नहीं आपको दे रहे हैं तो आई विल डू माई एट डबल। इसका मतलब ये है कि वो अब इंटरनेशनल सोसाइटी में या इंटरनेशनल कम्युनिटी में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपना रोल बहुत ज्यादा ऑगमेंट कर रहा है। इसी तरह यूएनओ में उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइल हैविंग अ वीटो पावर। वीटो पावर, ये 5 वीटो स्टेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये 5 कंट्रीज हैं जो वीटो हैं। तो इन्होंने, इनकी बेसिस पे क्या हुआ कि चाइना जब भी किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है, अमेरिका अगर अपनी सिंगल वे में ही लीड कर रहा होता है तो चाइना वीटो कर देता है। और एक भी वीटो पावर हो जाए, वीटो हो जाए किसी भी चीज पर, तो वो किसी तरीके से चीज को पॉसिबल नहीं किया जा सकता। इसी तरह वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पे भी रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जो है, उसने भी अपना रोल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया। तो चाइना की ये पॉलिसी है कि उसने कोलेबरेट करना है, एंगेज करना है, ना कि वो किसी कन्फ्रंटेशन में जाएगा, तजाद पर नहीं जाता, बल्कि वो उसने कोलेबोरेशन करनी है। सेकंड है कि उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा इस टाइम इंक्रीज हो रही है। वो रशिया से भी अपनी मिलिट्री वेपनाइजेशन कर रहा है, उसके अलावा डिफरेंट कंट्री से कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर वो प्लान वगैरह बना रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो चाइना ये कह रहा है कि वो किसी तरीके से कमजोर नहीं है, बल्कि अपनी पावर को वो इंक्रीज कर रहा है। कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखें तो इसमें एडवांसमेंट में चाइना इस टाइम लीडर है काफी चीजों को। ठीक है। जिसमें आप टेक्नोलॉजी के लिए देख रहे हैं तो चाइना की टेक्नोलॉजी इस टाइम इज कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एमिनेंट इन द ग्लोब। फिर एक इकोनॉमिकली आप देखोगे तो उसमें जो एंगेजमेंट की पॉलिसी है, जो कोऑपरेशन की है, विन विन सिचुएशन वाली, एक होती है विन विन, एक होती है जीरो सम। ठीक है, दो होते हैं, वो आगे लिखी हुई है, मेंशन है, मैं आपको बता दूंगा। तो चाइना ने कहा है कि हर कोई जो है इस ओपन वर्ल्ड में अगर अपना रोल प्ले करे और मैक्सिमम जितना भी वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अर्न करें। तो ये जो 4 स्ट्रेटजीज हैं, एक इंटरनेशनल सोसाइटी में अपना रोल प्ले करना, दूसरा मिलिट्री को एनहांस करना और मॉडर्नाइज करना, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना रोल प्ले करना, और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। तो ये जो 4 प्रिंसिपल हैं, ये बेसिकली कर्टेल करते हैं, ये अवॉइड करते हैं अमेरिका के वो स्ट्रेटजीज को जो उसने बीएन बनाया हुआ है कि वो उसको काउंटर करेगा। ठीक है। अब मजीद इसके एजेंडा ऑफ चाइना देखते हैं कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस चीज़ों पे एग्जिस्ट करती है या डिपेंड कर रही होती है उसका रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। पहला है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी।
इंटेग्रिटी, ठीक है। सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की जो रिस्पेक्ट है ना, वो दोनों साइड्स पे होगी। सोवरेनिटी वो होता है कि आप किसी के मुल्क में जाकर ये नहीं कह सकते ये मेरा मुल्क है, या आप छोटी स्टेट्स पे जाकर ये नहीं कह सकते कि आप छोटी हैं इसलिए आप अपनी जो मुल्क है वो मेरे हवाले करते हैं। चाइना कहता है कि जो सोवरेनिटी है ना, उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं आप कर सकते। ये इसकी सोवरेनिटी, आप जो है आप मर मिट जाओगे, लेकिन आप सोवरेन जो है ना, सोवरेनिटी अपनी स्टेट, उसके अगेंस्ट कभी नहीं आप जा सकते। सो फर्स्ट प्रिंसिपल उसका ये है कि दोनों तरफ से जो है ना स्टेट के एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट दोनों सेंस पे होगी। फिर है कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स के, आपके जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना आप करोगे ना हम करेंगे। इसका रीज़न ये है कि हांगकांग हो गया, या बीजन के अपने कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो गए, तो वो नहीं चाह रहा कि किसी किस्म का भी यहाँ पर इंटरनल मेरे मैटर्स में कोई अमल दखल करे। अभी जो उसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर थी, पलवसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग हर नेम, तो पेलोसी, उसने अभी हांगकांग का विजिट किया, बट डिस्पाइट द फैक्ट चाइना ने भी उसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया था और कहा था कि ये उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस है। सो चाइना इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना वो किसी के इंटरनल मैटर्स में करता है। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान में ये चाइना कभी नहीं इंटरनल अफेयर्स में आता। हाँ, वो एक्सटर्नल वे में डील कर रहा होता है, बट नेवर इट इज़ हर विजन, या इट इज़ हर अप्रोच, या उसकी ये थॉट नहीं है कि वो इंटरनल अफेयर्स में आ सके। फिर है कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा। ये नहीं है कि एक तरफ से एग्रेशन होगा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा कि ना मेरी तरफ से भी बदतमीजी होगी ना आपकी तरफ से बदतमीजी होगी। हाँ, अगर हुई तो फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट हम पूरा करेंगे, जैसे हमने लद्दाख रीजन में देखा। इंडिया का जो एरिया है, बल्कि दैट वाज बेसिकली डिस्प्यूटेड एरिया सिंस 1956, ठीक है। तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा, कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, कि आप पीस को प्रमोट करेंगे। ये नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, यू विल गो इन द फेवर ऑफ पीस, और म्यूचुअल लेवल पे होगा, दोनों बाहमी तौर पर पीस को जो है हम लेके चलेंगे। फिर कोऑपरेट करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, कोऑपरेशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मतलब कि अगर कहीं पे भी कोई चीज है तो वो कोऑपरेट हम करेंगे, हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। जिस तरह वार ऑन टेरर में जो था, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, वो कोलैबोरेट करेगी, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हम जाएंगे। कोऑपरेट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे। फिर कोलैबोरेट करेंगे, हम आइसोलेशन में नहीं जाएंगे। लेट्स सपोज के काफी कंट्रीज कहते हैं कि अब हम नॉन अलाइन मूवमेंट में चले गए हैं, नैम में। इट मीन्स कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। लेकिन चाइना ये कहता है कि हम कोलैबोरेट करते हैं हर एक इवेंट पे, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो डिस्ट्रक्शन हो, डिजास्टर हो, चाहे वो वार टाइप सिचुएशन हो, तो हम कोलैबोरेशन करेंगे, हम आइसोलेशन में नहीं जाएंगे। फिर है कि विन विन सिचुएशन रेदर देन जीरो सम गेम। ये जो विन विन सिचुएशन होती है, इट इज़ बेसिकली कि वो सिचुएशन होती है जहां पर दोनों पार्टीज, या जितनी भी पार्टीज उसका हिस्सा होते हैं, वो अपनी तरफ से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। जीरो सम गेम वो होती है कि जहां पर एक पावर जो है बस वो जीतती है और दूसरी हार जाती है। लेकिन विन विन सिचुएशन में ये होता है कि दोनों पावर्स जीत रही होती हैं, कुछ आपके पास आ जाता है, कुछ हमारे पास आ जाता है। जीरो सम में 100% एक पावर के पास जाता है, 0% दूसरी पावर के पास आ जाता है। बट विन विन सिचुएशन में हमेशा 50-50% दोनों साइड्स पे होता है। सो चाइना इस चीज को बेसिकली डिमांड कर रहा होता है कि हम इस चीज को लेकर चलेंगे। अब हमने इन दोनों की स्ट्रेटजीज को देख लिया, चाइना की स्ट्रेटजी क्या है, अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काउंटर कर रहे हैं। इसका जो मेन चीज़ है ओबोर, उसको भी हम देखेंगे। कल हम कंप्लीट चाइना को डिस्कस करेंगे कि चाइना का कैसे काम करते हैं, उसकी जो अंदर का पॉलिटिकल सिस्टम है, और बियॉन्ड द स्टेट जो है वो टेरिटरी, उसके क्या ऐसे फीचर्स वगैरह हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी भी हम उसकी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ऑकस का। ऑकस बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस।
ये बनाई गई है चाइना को कर्टेल करने के लिए बाय यूएस एंड यूके, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने एक इसको यूज किया ताकि ये जो सिस्टम है, जो पावर है चाइना की, उसको किसी तरीके से हम कमजोर कर सकें। ठीक है। अब ओकस के जो फीचर्स है ना वो बड़े मजे के हैं। उसका जो पहला फीचर है वो ये है कि प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स, के जो यूके एंड यूएसए है ना, ये दोनों कंट्रीज मिलकर जो हैं उनको, ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन्स देंगे। डेट विल बी न्यूक्लियर सबमरीन, नॉट इवन सिंपल सबमरीन, बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन होगी जो न्यूक्लियर वेपन्स को आगे प्रमोट करेगी प्रोलिफरेशन की बेसिस पे। तो ऑस्ट्रेलिया विल कम द फर्स्ट स्टेट जिसका अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई भी नहीं है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स और न्यूक्लियर जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो उसके पास मौजूद हैं। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली स्टेट, Australia is the only state in the world having no nuclear project, but nuclear program, but nuclear assets या nuclear weapons। ठीक है। तो ये जो यूके एंड यूएसए हैं, ये बेसिकली 8 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेंगे काउंटर करने के लिए चाइना को। सेकंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उसको सपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, ताकि वो जो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी हैं दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और रोबोट सिस्टम को लेकर, या जितने भी ये टूल्स वगैरह हैं, डिजिटल टूल्स वगैरह, इन सब को लेकर ये इन दो कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया एंड सॉरी यूके एंड यूएसए ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे। फिर है साइबर वारफेयर में भी किसी हद तक जो है कोलैबोरेट करेंगे, आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे के आइडियाज वगैरह शेयर करेंगे। और साइबर सिक्योरिटी इस टाइम दुनिया के सबसे बड़ी एक सिक्योरिटी चैलेंज बन गया है कि कैसे आपके जो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह हैं या आपके अपने जो सिस्टम है उसको आपने कैसे हैकिंग से बचाना है। तो ये साइबर वारफेयर बेसिकली इसी पर्पस के लिए उनको दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, ताकि वो अपना जो साइबर सिक्योरिटी का पर्पस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर अंडर वाटर कैपेबिलिटीज हैं कि जो अंडर वाटर सलाहियतें होती हैं, लेट्स सपोज के सी, रिवर, ओशंस वगैरह में जो लुक आफ्टर करना होता है ट्रेड को, या वहाँ पे जो चौक पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे आपने देखना होता है, शिपमेंट्स वगैरह को आपने मॉनिटर कैसे करना होता है, तो ये कैपेबिलिटीज उसको दी जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया को मजबूत उसको किया जाएगा। फिर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, यानी कि दूर तक आप अटैक कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। दो किस्म के स्ट्राइक होते हैं, एक होता है फर्स्ट स्ट्राइक, एक होता है सेकंड स्ट्राइक। फर्स्ट स्ट्राइक वो होता है कि जब आप किसी कंट्री पर फर्स्ट स्ट्राइक करते हैं, यानी कि पहल आप करते हैं। सेकंड स्ट्राइक वो होता है कि जब आपकी कंट्री पे कोई अटैक कर देता है फर्स्ट स्ट्राइक की शेप में, लेकिन आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप उसको काउंटर कर सकें, उसको हम सेकंड स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली उसको लॉन्ग रेंज में दे रहे हैं कैपेबिलिटीज वगैरह, स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ताकि अगर वो भी जाता है तो उसके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी पावर जरूर हो, इतनी फोर्स जरूर हो, इतनी टेक्नोलॉजी जरूर हो कि वो सेकंड स्ट्राइक की बेस पर उस कंट्री का मुकाबला कर सके। ठीक है। ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज में वही बात है कि 8 न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जाएंगी ऑपरेटेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेट हैविंग नो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बट न्यूक्लियर पावर्ड बोट्स वगैरह। तो ये जो ओकस के इस टाइम प्रोविजंस वगैरह हैं, फीचर्स वगैरह हैं। अब देखते हैं कि इन प्रोविजन का बेसिकली इम्पैक्ट तो नहीं, इसमें मजीद और क्या क्या जो है चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। एक तो ये है कि एम क्या है इस ओकस का, पूरे प्रोजेक्ट का, वो ये है कि हेल्प करेगा प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑस्ट्रेलिया को, जस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑलरेडी जो यूएसए एंड यूके हैं उनके पास तो न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह मौजूद हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, दे आर अ न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है। पहला जो था 1945 में यूएसए ने अपना डिक्लेयर कर दिया था कि डेट ही हैज द न्यूक्लियर वेपन्स। फिर इतना 1949 में रशिया ने कर दिया, फिर 50s में फ्रांस ने, यूके ने, एंड फिर चाइना ने कर दिया, फिर इंडिया ने किया, फिर पाकिस्तान ने किया। सो 7 देयर आर न्यूक्लियर स्टेट्स विच हैव न्यूक्लियर यानी कि वेपन्स वगैरह। तो ये अब आठवां ऑस्ट्रेलिया के पास भी ये पावर मिल गई है कि उसके पास भी न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना इसको मजबूत करना है। मजबूत होगा ऑस्ट्रेलिया तो फिर जो काउंटर किया जा सकता है रीजन के तौर पर चाइना को इजीली किया जा सकता है। फिर दिस टू इंश्योर फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, वही ये चीज़ के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी या क्वांटम रोबोटिक सिस्टम वगैरह हो गए,
जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है बेसिकली उसको आपने इंश्योर करवाना है कि वो ऑस्ट्रेलिया के पास भी लाजम हो। फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उनको दिए जाएंगे, कैपेबिलिटी होगी ताकि वो अटैक कर सके इन केस ऑफ वार, कॉन्फ्लिक्ट, स्किर्मिशेस, कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है या नेवल फोर्स में हो जाता है आपस में, या ओशियन में हो जाता है, पैसिफिक ओशियन में या इंडियन ओशियन में हो जाता है, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी पावर जरूर हो कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक के थ्रू वहाँ पर अटैक कर सके। अब वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है कौन कौन से? एक है टोमा होक क्रूज मिसाइल, सेकंड ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 900 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड, थर्ड है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जो वाटर कैपेबिलिटीज है ना, अंडर वाटर कैपेबिलिटीज, दिस इज, ठीक है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। एंड लास्ट है प्रेसिशन स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल्स फॉर लैंड फोर्सेस, ठीक है। लैंड फोर्सेस में ये जो मिसाइल्स वगैरह हैं, स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल्स वगैरह, ये यूज किए जाएंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगे बाय द सपोर्ट ऑफ यूके एंड यूएसए, ताकि किसी तरीके से हम चाइना को कर्टेल कर सके, काउंटर कर सके, कंटेन कर सके। ये अमेरिका की इस टाइम स्ट्रेटजी है। दी ये स्ट्रेटजी इसलिए है कि वो नहीं चाह रहा कि उसकी जो हेजमनी है, उसकी जो पावर है, उसका जो कंट्रोल है, या उसका जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको किसी किस्म का थ्रेट मिल सके। सो दिस वाज द बेसिक थिंग कि जो वो लेकर चल रहे हैं इस टाइम दुनिया में, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हैं। तो इन सब में देखना है कि आप पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, इट्स अप टू यू। ये मैं आप लोग पे छोड़ रहा हूँ। अब ये मैं लेक्चर आपको भी शेयर कर देता हूँ, आप इस लेक्चर को भी देख लें, पढ़ लें, समझ लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर रीडिंग एंड व्हाट वी हैव टू रीड मोर, ठीक है। सो इट इज अप टू नाउ, आई होप सो कि lecture is fruitful for you. तो and I am also expecting these things that tomorrow you all will have some sort of knowledge related to world order। और ये सारी स्लाइड्स ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दी है, लेकिन मजीद इस पे जो लेक्चर है ये मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगर क्वेश्चन है आप पूछ लें, अदरवाइज टेक केयर।